चलो तो क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बेटा, बता दो जल्दी जल्दी। मेरे को पता है क्या पढ़ रहे थे, पर मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को पता है क्या पढ़ रहे थे। रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब तो खत्म कर दिया था ना, यस आया ना। सर। तो अगला टॉपिक क्या था हमारा, बीट्स था ना। यस सर। तो बीट्स क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? किसी ने सुना है इसका नाम? स्कूल में हो गया आप लोगों के कि नहीं हुआ है अभी तक? चलो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी मैंने। ऑन ऑन। बोलिए। किसी को नहीं मालूम? सर सर स्कूल में यूट्यूब का वीडियो भेजता है। अच्छा, ओके। तो बीट्स क्या होता है किसी को पता नहीं है मतलब, राइट। चलो सुनो फिर। देखो, एक्चुअली अगर दो साउंड्स हो, इफ टू साउंड्स ऑफ वेरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी आर साउंडेड टुगेदर, मतलब दो साउंड है, दोनों की देखिए क्वालिटी सेम होनी चाहिए, मतलब ये आपकी बुक्स में लिखा नहीं रहता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का वेव फॉर्म जो है वो सेम होना चाहिए। और अगर दो साउंड जिनकी क्वालिटी सेम है, जिनका वेव फॉर्म सेम है, उनको हम अगर एक साथ बजाय, मतलब मान लीजिए दो ट्यूनिंग फॉक है, दोनों ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी आसपास में है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, समझ में आ रही बात? सिमिलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, सिमिलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आसपास की फ्रीक्वेंसी है दो साउंड की, और दोनों को अगर हम एक साथ साउंड करेंगे, तो क्या होगा, हमें ना जो सुनाई देगा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस तरीके से हमें सुनाई देगा कुछ। ये जो साउंड सुनाई दिया हमें वैरिंग एम्पलीट्यूड का, इसको कहते हैं बीट्स। और एक सेकंड में कितनी बार एम्पलीट्यूड बढ़ के घटा, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा सुनिए, क्योंकि मुझे मालूम है काफी लंबा सेंटेंस था, आप लोग फॉलो नहीं कर पाए होंगे। प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि लेट से मैंने ये दो ट्यूनिंग फॉक लिए, एक है 208 फ्रीक्वेंसी का, एक की फ्रीक्वेंसी 208 हर्ट्ज, दूसरे की फ्रीक्वेंसी लेट से 206 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आसपास में होगी, हुई कि नहीं हुई? सिर्फ 2 हर्ट्ज का अंतर है ना, 208 206 बहुत आसपास में फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं उन दोनों ट्यूनिंग फॉक को एक साथ बजाऊं, तो मुझे जो साउंड सुनाई देगा वो, उसका एम्पलीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। आई विल हियर समथिंग लाइक इस तरीके का। ये जो साउंड है, ये जो फिनोमेना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इंटेंसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं बीट्स। और इसके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज और डिक्रीज होने की, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं बार बार, इंटेंसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? तो इफ टू साउंड्स ऑफ वेरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी आर साउंडेड टुगेदर, we observe a sound of varying intensity। ठीक है, वेरिएबल इंटेंसिटी का साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन
of intensity, the frequency of variation of intensity is called beat frequency. समझ में आई बात? हाँ या ना? मतलब कितनी बार साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होके डिक्रीज हो गई। ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी होती कितनी है? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाद में डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आसान है, क्वेश्चंस भी एकदम लल्लू होते हैं, सिर्फ डेरिवेशन में थोड़ी मेहनत होती है, और डेरिवेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थोड़े डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल होता है, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? सो बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय सिंपली f1 माइनस f2। मतलब कि अगर एक बीट की फ्रीक्वेंसी, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी 208 हर्ट्ज है, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी 206 हर्ट्ज है, तो हमें क्या सुनाई देगा? हमें जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी कितना होगा बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए। अबे यार, एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 208 हर्ट्ज, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 206 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। ये सिंपल सा फॉर्मूला, इससे सिंपल फॉर्मूला कभी देखा जीवन में? 11 12 में तो ना देखा होगा, अगर देखा हो तो बता दो कहीं पे, है ना? तो सिंपली दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है बेटा, फटाफट कॉपी कर लेंगे। अब इतना सिंपल फॉर्मूला पे क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा, सोचो। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी हो गया ना बेटा? अब इसको सिंपल सा कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं छोटे मोटे, बेसिकली जो सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगले टॉपिक का नाम डाल दीजिए वैक्सिंग एंड फाइलिंग। इन दोनों टर्म से लड़कियां तो फेमिलियर होंगी, यूज करती हो या नहीं करती हो, फेमिलियर तो होंगी, राइट? वैक्सिंग एंड फाइलिंग ऑफ व्हाट? ट्यूनिंग फॉर्क। यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क की वैक्सिंग और फाइलिंग का मीनिंग है क्या है? ये आपका लेट्स से ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है? वैक्सिंग का मतलब क्या है? वैक्सिंग का मतलब है इसके ऊपर वैक्स को चिपका देना। समझ में आया? हम्म? यस।
दिस इज वैक्स. सो वैक्स को एडिंग वैक्स इज वैक्सिंग. इसका क्या मतलब हुआ? जब वैक्सिंग होगी तो क्या मास इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो. Yes, sir. यहां का मास इंक्रीज करेगा. अब सोचो, ट्यूनिंग फॉक अगर वाइब्रेट कर रहा था ऐसे 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 ऐसे, दोनों उसके अगर वाइब्रेट कर रहा था, तो इलास्टिसिटी कहां से आ रही थी? यहां से आ रही थी. यहां की इलास्टिक नेचर की वजह से वाइब्रेट कर रहा था, और यहां पे हमने मास ऐड कर दिया. अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 1/2 पाई रूट अंडर K/M. ये स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती? है ना? Yes, sir. मतलब जो भी आपका रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, अगर वो सेम है, रीस्टोरिंग फोर्स अगर वो सेम है, तो मास को अगर आप इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? ठीक है बेटा, है ना? Yes, sir. ओके. फाइलिंग का मतलब क्या हुआ? फाइलिंग तो समझते होगे ना. फाइलिंग का मतलब क्या? फाइल में पेपर रख के बंद नहीं करना, नहीं है. फाइलिंग का मतलब क्या? घिसना. फाइलिंग कब किया तो क्या हुआ? मास डिक्रीज होगा. अगर हमने पकड़ के फाइलर से ट्यूनिंग फॉर्क को घिस दिया तो क्या होगा? मास डिक्रीज हो जाएगा. मास अगर डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहां इस फॉर्मूले से देखो, इंक्रीज हो जाएगी. ये इंपॉर्टेंट है. वैक्सिंग करने पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी. फाइलिंग करने पे इंक्रीज करेगी. ठीक है. अब अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना, सिर्फ रट लेना है या सिर्फ याद रखना है, तो देखो, ये लेट से F0 है ना? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. आप ऐसे समझ लो, मतलब सिर्फ ऐसा कुछ होता नहीं, बट सिर्फ याद रखने के लिए कि ये F0 है. आपने फाइल किया, हल्का हो गया, हल्का होकर चीज ऊपर की तरफ उठ गया. ठीक है. ऑन फाइलिंग फ्रीक्वेंसी F1 है. F1 बढ़ गया F0 से. वैक्स किया, हल्का हो गया और डूब गया, तो फ्रीक्वेंसी F2 हो गई ऑन वैक्सिंग. याद रहेगा ऐसे. जैसे ही आपने उसको फाइल किया, हल्का होकर ऊपर चला गया फ्रीक्वेंसी, और जैसे ही उसको वैक्स लगाया, भारी होकर नीचे चला गया फ्रीक्वेंसी. सिंपल सा याद करने का तरीका हो गया. कॉन्सेप्ट ये रहा, ये याद याद करने का तरीका हो गया. ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. और मैं बता रहा हूं, मैं इसी डायग्राम का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा फटाफट. और आप स्कूल में ये डायग्राम यूज नहीं कर सकते, इस तरीके का डायग्राम यूज नहीं कर सकते. क्यों? उससे नंबर नहीं मिलेगा. स्कूल में आपको लिखना पड़ेगा केस 1 केस 2 करके. देखते हैं, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे. ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं. बेटा मैं 1 सेकंड में आया, मेरे को थोड़ा प्यास लगा और वो पानी पी के आया. ठीक है? बिट्टू, मेरा जैकेट कहाँ है? ठीक, पानी पिए.
हाँ, अरे ब्रैकेट चीज है। हाँ यार, प्यास भी लग गई थी, ठंड भी लग रही थी, तो जैकेट भी लेके आ गया। सॉरी आप लोगों को वेट कराने के लिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये कॉपी हो गया है वैक्सिंग और फाइलिंग वाला पार्ट, है Yes, ना? sir. चलो फिर इसमें फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लल्लू लल्लू क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं आपको कि टू ट्यूनिंग forks when sounded together produce beats of frequency 6 hertz. ठीक है, now one of the tuning fork is क्या बोलेंगे उसको, filed and the new uh, beat frequency is 4 hertz. If the frequency of other tuning fork is 400 hertz, find the original frequency of fork that is filed. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसी से? एनी आइडिया क्या करना चाहिए? इंग्लिश में घूम गए? क्या बोला गया? दो ट्यूनिंग फॉर्क है जिनको जब एक साथ बजाया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी आई है 6 हर्ट्ज की। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोला गया कि जो उनमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया गया और देखा कि नई फ्रीक्वेंसी आ गई है 4 हर्ट्ज। क्या किया गया? फाइलिंग की गई है। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ट्यूनिंग फॉर्क, अदर का मतलब जिसको फाइल नहीं किया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 400 हर्ट्ज है तो वी नीड टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क दैट इज फाइल्ड। क्या होगा इसमें? देखिए देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये मेरी वो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फाइलिंग कभी नहीं हुई। उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा? 400 हर्ट्ज। ओरिजिनली जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क था वो 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा था, राइट? इसका मतलब ये क्या हुआ? ओहो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट। एक ही जगह पे 2 बार क्लिक कर देते हैं ना तो कट जाता है, पूरा का पूरा ये बंद हो जाता है। क्या है? मेरे को क्वेश्चन याद है इसलिए बता दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन तो शायद आपने कॉपी नहीं किया होगा, पर ये देख लो, ये मेरा ओरिजिनल एक वो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 400 हर्ट्ज। दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा था? 6 हर्ट्ज। तो मतलब जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 406 होगी या फिर कितनी होगी? बोलो यार, कुछ तो जवाब दे दो। 394। 594 होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 हर्ट्ज का होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद 594 नहीं, 394, सॉरी मेरी गलती। इसके बाद ये जो दूसरा लाल वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको क्या किया हमने? फाइल किया था कि वैक्स किया था? फाइलिंग की थी, है ना? जब फाइलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हल्का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, है ना? दो केसेस हैं, दोनों केस में फाइलिंग करने पे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही होगी, राइट? हाँ या ना? बोलो जल्दी जल्दी। यस Yes, सर। sir. ओके। अब बोला है कि आफ्टर फाइलिंग द बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 6 से कितना हो जाता है? 4 हो जाता है ना? अब सोचो, अगर ये फाइलिंग होकर ऊपर चला गया तो ये पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 6 हर्ट्ज की, ये कभी 4 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? No, sir. तो ये नहीं हो सकता, मतलब कि ये 406 आंसर नहीं है,
सिर्फ 394 आंसर है। पहले 394 था, बाद में क्या हो जाएगा? बाद में क्या हो जाएगा? 396। 396 हो जाएगा, राइट, है ना। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या? इंक्रीज ही हो रहा है ना, यहां से इंक्रीज होकर सीधे इधर चला गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 404 भी तो हो सकती है, हाँ या ना? हो सकती है कि नहीं हो सकती? थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. यस, ओके। सेकंड वाला क्वेश्चन किसी ने कॉपी किया था? स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने? नहीं लिया था, कोई बात नहीं। यस सर, लिया था। लिया था? डिक्टेट करते जाओ, तो आप ही डिक्टेट कर जाओ, कोई और नहीं बोलेगा। बोले जाओ तो क्या लिखा था मैंने? an unknown tuning fork when sounded with another tuning fork produces a beat frequency of कितना हर्ट्ज था? 8 था, 6 था, कितना था? मैं अपना नया क्वेश्चन बना दे रहा हूं। 8 हर्ट्ज with another fork of frequency 200 hertz, right? On waxing the unknown fork, the beat frequency changes to 10 hertz, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल अननोन फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट कॉपी करेंगे और इस क्वेश्चन को ट्राई करके खुद से आंसर मुझे बताएंगे। देखो, ये जो तरीका है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया है। सब्जेक्टिव में ऐसे करोगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? नहीं सर। नहीं ना। सब्जेक्टिव में कैसे करोगे? एक की तो 400 हर्ट्ज है। नाउ लेट्स नाउ केस 1, frequency of the other unknown tuning fork is 404 hertz. Case 2, frequency of the other tuning fork is 394 hertz. ठीक है, वैसे करके पूरा लिखोगे। और प्रॉपर लैंग्वेज क्या होगी, ये किसी भी बुक में सॉल्यूशन में दे रखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है। तो प्रॉपर लैंग्वेज इसमें आप देखोगे, लैंग्वेज या जो प्रेजेंटेशन है, फॉलो एनी बुक, जो भी आपकी बोर्ड की बुक हो, कोई भी बुक हो, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर होंगे सॉल्यूशन में। जिस तरीके से सॉल्व कर रखा होगा उसी तरीके से आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में फटाक से हो जाता है, सब्जेक्टिव में करने में टाइम लगता है, ठीक है। प्रॉपर केसेस बनाने पड़ते हैं, केस 1, केस 2, फलाना ढिमकाना, मेहनत है।
अगर आपके पास एस एल अरोड़ा है, जो मैंने बोला था एस एल अरोड़ा के लिए, तो उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, इसका आंसर बताओ फटाफट। वन 190 हर्ट्ज। बेटा पहले तो आपसे ओरिजिनल बोला गया है, ठीक है, तो आप जो 190 बोल रहे हो थोड़ा गड़बड़ है उसमें, है ना। क्या है देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी है कितनी, 8 हर्ट्ज ओरिजिनल। मतलब कि आंसर आपका दो में से एक होगा, या तो होगा 192 या होगा 208। समझ में आई बात, आया ना। Yes, sir. इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको किया है वैक्स। वैक्स करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। और फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्ज। मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी या तो 210 है या फिर 190 है। क्या 210 पॉसिबल है, 210 पॉसिबल है क्या? नो सर। Sir. तो 210 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 192 होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. नहीं, इसका एक और आंसर पॉसिबल है, 208 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आई बात। इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, 192 भी पॉसिबल है, 208 भी पॉसिबल है। अब सवाल उठता है, सर ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या मार्क करोगे, 192 मार्क करोगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, क्या मार्क करोगे, 192 एंड 208 दोनों मार्क करोगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? वैसे नहीं आता ये सब, क्या अगर आ गया तो ये करना है। वैसे आपको पता है इसमें दो आंसर क्यों पॉसिबल हो गए, मालूम है, अंदाजा लगा सकते हो। पिछले वाले केस में और इस केस में क्या फर्क है, क्या टिपिकल फर्क है जिसकी वजह से इसके दो आंसर आ गए। एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लो, तो देखते हैं कितने लोग मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। चेंज एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं, वो तो पिछले वाले में भी था, एक ही डायरेक्शन में था। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज एक ही डायरेक्शन में था, सही बोल रहे हो। पर कहने का मतलब ये है, ये ऐसा क्यों हुआ, आपने सही एक चीज सही पकड़ी, इसलिए मैं आपको आई विल गिव यू दैट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 8 थी, बीट फ्रीक्वेंसी, फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। बीट फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी ना, तो दो आंसर आएंगे। समझ में आई बात, हाँ या ना। पिछले केस में देखिए बीट फ्रीक्वेंसी 6 से 4 हुई थी, इसमें 8 से 10 हो गई। जब भी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी दो आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता। इस तरीके से डायग्राम बनाओगे सारे क्वेश्चन सटासट हो जाते हैं। हाँ, अगर केस बना के चलते हैं ना, उसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो मैं बोलूंगा स्कूल के एग्जाम में भी अगर आए, सब्जेक्टिव में भी आए, अगर आए तो अपना रफ में बना लेना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, आंसर आपको पता होगा, फिर कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे। समझ में आई बात, हाँ या ना। यस इससे सर। इससे सिंपल सॉल्यूशन आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन का देखा है, जिसका जो 4 लाइन का क्वेश्चन है वो पता नहीं क्या बोले। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. चलो अब फिर डेरिवेशन देखते हैं भैया, आखिरकार बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 आई कैसे। अब देखो यार, ये जो डेरिवेशन है ना, अगेन बोल देता हूं, दिस डेरिवेशन इज मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए, मतलब ना स्कूल में यूजफुल है, ना ये नीट में यूजफुल है, ना जेईई मेन में यूजफुल है।
बट अगर आप इस डेरिवेशन को पढ़ते हो तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि आखिरकार वेव्स कैसे ऑपरेट कर, ठीक है, वेव को जोड़ते जोड़ते में क्या क्या चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, क्या क्या चीजें सिंपल होती है, ठीक है। और एक आधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। क्या है देखिए, देखिए आप एक जगह पे खड़े होकर सुन रहे हो, है ना, आप एक जगह पे खड़े होकर सुन रहे हो, तो आपके लिए वेव नहीं है, आपके कान की पोजीशन पे, आपके ईयर ड्रम के पोजीशन पे क्या है, सिर्फ एसएचएम है। हाँ या ना, हाँ या ना। बोलो। तो मैं आपके सिर्फ आपको जो सुनाई दे रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरे को वेव की जरूरत नहीं लिखने की जरूरत है, मेरे को एसएचएम की इक्वेशन लिखूंगा मैं और बोलूंगा वेव की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव वन, लेट्स से ये होता है, मैं प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूं क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में आसान पड़ेगा समझने में, मतलब मेरे को आसान लगता है प्रेशर के टर्म्स में। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा 1t प्लस, ठीक है। यहां ओमेगा 1 क्या है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। टू पाई इंटू F1 है, सॉरी। इक्वेशन ऑफ वेव टू क्या है, तो सर इक्वेशन ऑफ वेव टू है। अब आप बोलोगे सर वेव की इक्वेशन नहीं है, मैंने आपको पहले समझाया कि वेव की इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं आपका जो भी x है ना, वो तो बेसिकली आपकी कान की पोजीशन बता रहा है। और अगर कान की पोजीशन कांस्टेंट, अगर आप मूव नहीं कर रहे हो, कान की पोजीशन कांस्टेंट हो गई, कान की पोजीशन कांस्टेंट हो गई तो क्या हुआ, आपकी ईयर्स की पोजीशन अगर कांस्टेंट हो गई तो क्या हुआ कि एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो उसको मैं फाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। डेल्टा P2 हो गया, इसको फाई वन कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा शायद, P नॉट साइन ओमेगा 2t प्लस फाई टू, ठीक है। So by superposition principle, I can say that delta P is equal to delta P1 plus delta P2। ये कैसे आया है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। सो दिस मीन्स दैट डेल्टा P इज इक्वल टू, मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है ताकि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी पड़े। P नॉट टाइम, इनफैक्ट दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम होता है ना तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता, बीट ज्यादा साफ साफ सुनाई देता। अगर अलग अलग ले लोगे तब भी सुनाई देगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उस केस में हम लोगों को आपका वहां जाना पड़ेगा, एसएचएम का सुपर पोजिशन, और अलग अलग एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो क्या करोगे, फेजर डायग्राम बनाओगे, याद है। यस सर। तो वो वाला काम करना पड़ जाएगा, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं सीधे सीधे सिंपल डेरिवेशन करवा रहा हूं। साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1 प्लस साइन ओमेगा 2t प्लस फाई 2, ठीक है। तो ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी है, हाँ या ना। तो सर साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, सर सीधी सी बात है, साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ये हो गया सर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टू इंटू टी प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू 2 बाई टू टाइम्स टी प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। समझ में आई बात। आप बोलोगे सर ये तो कुछ गजब ही हो गया, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कई लोग ऐसा बोल सकते हैं, और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा ईमानदारी से बोलूं तो। जब मैंने पढ़ा था तब तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि ये इस इक्वेशन का से क्या करेंगे हम लोग, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो देखो मैंने लिखा दिस इंप्लाइज डेल्टा P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 P नॉट, मैं इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आएगा। 2 P नॉट कॉस, अच्छा यहां बाय 2 भी आएगा, ठीक है, 2 P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी
प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू बाय टू साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू इंटू टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू बाय टू। आप बोलोगे सर आपने कुछ नहीं किया, टर्म्स को आगे पीछे किया, इससे आपको क्या फायदा? तो मैं आपको इसका फायदा एक बार समझा चुका हूं जब हम लोग पढ़े थे स्टैंडिंग वेव। याद है? वहां पे भी टर्म्स को हमने आगे पीछे करके एक अपने डिजायर्ड फॉर्म में रखा था, याद है? लेकिन वहां पे एक अंतर था। वहां पे क्या था, इधर x था और इधर t था, तो हमने बोला अलग अलग x पे अलग अलग एम्पलीट्यूड है। बोला था कि नहीं बोला था? बताइए। ओमेगा वन ओमेगा टू नहीं था, वो के एक्स के वन, समझ रहे हो ना बात को? लेकिन यहां पे कुछ x था और यहां पे t था। एक तरफ x की टर्म्स थी, एक तरफ t की टर्म्स थी। याद है? नहीं याद है तो पेज पलटो, जल्दी जल्दी पलटो। स्टैंडिंग वेव की जब इक्वेशन डिराइव की थी, शायद तक स्ट्रिंग वेव में डिराइव करी, प्रेशर में हमने डिराइव नहीं करी, मतलब साउंड में डिराइव नहीं करी, मुझे ठीक से याद नहीं है। फटाफट पेज पलट के देखो तो यहां पर आपको कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट पेज पलटो और ऑब्जर्व करो कि हाँ वैसा ही कुछ है कि नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि इधर x की टर्म थी और यहां पर इधर t की टर्म है। देख लो जरा, है? हमने बोला था अलग अलग x पे अलग अलग एम्पलीट्यूड है। मैं कह रहा हूं वहां अलग अलग x पे अलग अलग एम्पलीट्यूड था, यहां अलग अलग टाइम पर अलग अलग एम्पलीट्यूड है। तो आप बोलोगे सर तो आपने इसको एम्पलीट्यूड में क्यों लिया और इससे आप एसएचएम क्यों करा रहे हो? आप इसको एम्पलीट्यूड और इसको एसएचएम में क्यों नहीं डाल रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? अगर आप देखोगे ना वहां पे टर्म को, तो वहां पे था हमने कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एम्पलीट्यूड है। यहां पे सर दोनों टर्म टाइम की है कि नहीं है? है कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो सर मैं यूं क्यों बोलूंगा कि ये मेरा एम्पलीट्यूड है और वो मेरा एसएचएम है? मैं बोल रहा हूं ये मेरा एम्पलीट्यूड है अलग अलग टाइम पर और ये मेरा एसएचएम है। मतलब एसएचएम मतलब इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम है, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन के लिए। समझ में आई बात? इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम हो रहा है, ये बताना चाह रहा हूं। तो मतलब देखो इस डायग्राम से गलत मीनिंग मत निकालना, इतने एम्पलीट्यूड का एसएचएम हो रहा है, ये इक्वेशन बता रही कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी से एसएचएम हो रहा है और ये बता रहे इतने एम्पलीट्यूड से एसएचएम हो रहा है। तो आप मेरे से हमेशा सवाल पूछोगे यहां पर कि सर, और पूछना चाहिए, जो नहीं पूछ रहा है ना वो बेवकूफ है, कि सर जब इधर भी टाइम है इधर भी टाइम है तो इसमें ऐसा क्या खास है कि इसको हम एम्पलीट्यूड में ले रहे हैं और इसको एसएचएम में दे रहे हैं, इसको हम ज्यादा भाव दे रहे हैं इसको कम भाव दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एनी आइडिया? एनी आइडिया? कुछ सर कॉस को तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। वो तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, अंदर पाई बाय 2 ऐड कर देंगे। वो तो वो कारण नहीं हो सकता, राइट? कारण कुछ और है। कारण बहुत सिंपल सा है बेटा। कारण ये है कि ये जो है ना ये छोटा है और ये बड़ा है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये धीरे धीरे वैरी करेगा और ये उसके अंदर फट 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 वैरी करेगा। आपको याद होगा कहां पढ़ा था हम लोगों ने? कहीं पे एनवेलप फंक्शन पढ़ा था क्या हम लोगों ने? बताइए तो जरा। पढ़ा था एनवेलप फंक्शन के अंदर कुछ कारनामा किया था ऊपर नीचे वाला? बताओ बताओ, मेमोरी को हिलाओ, थोड़ा सा जॉक करो, कुछ तो आएगा बाहर। नहीं पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने? एनवेलप फंक्शन का आपने नाम भी नहीं सुना? अब याद आ रहा है? या डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था? Yes, sir. पढ़ा था ना? वहां क्या था? ये अपना एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी किया था तो हमने बोला था उतना ही निगेटिव में बना लो। ये दोनों मिला के एनवेलप बन गए। उसके बाद कुछ साइन था तो हम लोगों ने बोला हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे होगा। याद है कि नहीं याद? Yes, sir. याद आ गया? Yes, sir.
वहां पर भी अगर आप सोचोगे तो इसमें आपका फंक्शन ऑफ टाइम था a इंटू ई टू पावर माइनस ओमेगा डैम्पिंग इंटू टी, याद है? ए नॉट इंटू ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम था ना। यस सर। वहां पर भी ये फंक्शन ऑफ टाइम था, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम था। हमने बोला ये मेरा एम्पलीट्यूड बताएगा और ये उसके अंदर का एसएचएम बताएगा, राइट? कारण क्या था? कारण सिंपल था कि इसका वेरिएशन स्लो है और ये फट 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 बीच में वेरी करता रहेगा। समझ में आई बात? है ना? अभी मैं इसका जब डायग्राम बनाऊंगा ना, टाइम के साथ जब ग्राफ बनाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट इसको कॉपी करेंगे। जिसने कॉपी कर लिया वो थोड़ा आराम करें, जिसने कॉपी नहीं किया फटाफट कॉपी करें। ये ठंड जाग के वापस आ गई यार, मतलब मैंने तो कपड़े पैक कर दिए थे अपने। जल्दी जल्दी करो बेटा। Set noted. नोटेड? ओके। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये अपना डन है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू टू पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी प्लस वाई वन माइनस वाई टू बाई टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी इंटू सॉरी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, है ना? इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? मैंने बोला ये मेरा एम्पलीट्यूड है, तो पहले तो मैं एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ ये बनाऊंगा। मेरा हुआ ये ऐसा। आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू है ना? है ना? बोल दो भाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो बताइए तो जरा। ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाय टू अपॉन टू पाई, दैट इज इक्वल टू ओमेगा वन बाय टू पाई माइनस ओमेगा टू बाय टू पाई, दैट इज इक्वल टू एफ वन, सॉरी फोर पाई ना, वन बाय टू अलग कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू बाय टू। सर ये तो आधा आ रहा है जो हमारा आंसर आना चाहिए था उससे, है ना? ग्राफ तो बाद में बनेगा, पहले ये बताओ, ये देख के जो अपने फ्रीक्वेंसी निकाली बीट फ्रीक्वेंसी, वो तो एफ वन माइनस एफ टू आने की जगह एफ वन माइनस एफ टू बाई टू आ गया। ये क्या हुआ बोलो? बोलो ना।
अरे इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम है कि नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ सर कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो हम चाहते थे वो नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट आया है, बोलो। सर आप लोग नहीं बोलते ना, पढ़ाने का मन नहीं करता भाई। समझते नहीं हो यार, आप लोगों को लगता है बस टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ा देगा। आपको ये नहीं पता कि टीचर को पढ़ाने की एनर्जी आती है बच्चों के रिस्पॉन्स से, मतलब किसी भी अच्छे टीचर का, और वो कोई ऐसा ही है कि टाइम पास कर रहा है तो अलग बात है। आई बिलीव कि आई एम ए गुड टीचर, मुझे नहीं पता आप लोग मानते हो कि नहीं मानते। चलो भाई देख लो, आपका ये जो एम्पलीट्यूड है ये कैसे वेरी कर रहा है, कॉस के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो ये 2p0 है, एम्पलीट्यूड को एक कॉस का ग्राफ बनेगा, तो ये तो इतनी देर में एम्पलीट्यूड का एक साइकिल हुआ कि नहीं हुआ बताइए तो, ये तो बोल दो कि हाँ सर ये एम्पलीट्यूड का एक साइकिल हो गया, इसको यही रिपीट होगा, इतना तो बोल सकते हो। यस सर हो गया। लेकिन जब अगर एम्पलीट्यूड इसने अपने एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेशन करेगा तो क्या खटखट ऐसे कहां जाएगा, नीचे भी तो इसी से यहीं तक जाएगा ना, आया ना। यस सर। सो नीचे क्या इसका मिरर इमेज बनाना चाहिए मेरे को एम्पलीट्यूड के लिए, हाँ या ना बोलो। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, है ना, बोलो। यस सर। अब देखो इस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड वेरी किया, अब इसके अंदर आपकी एसएचएम होगा, इस एम्पलीट्यूड से आपका एसएचएम होगा, तो बेसिकली आपके डेल्टा पी का वेरिएशन कैसा होगा, वो ये वाला पर्पल लाइन बता रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 के हिसाब से आएगी, तो ये इस तरीके से वेरी करेगा। समझ में आ रही बात। अब मुझे आप बताइए बेटा कि आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, यहां पर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा तो बना ही डायग्राम, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ये कभी भी हाथ से उतना एक्यूरेट बन नहीं सकता, बट यू गॉट द आइडिया राइट। खासतौर से यहां पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट को। सर ये क्या था? ये क्या था, देखो ये जो ब्लू लाइन है इतने एम्पलीट्यूड का सिस्टम बनाना है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, तो ये फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, हाँ या ना। यस सर।
तो मतलब इसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा, Yes, sir. बहुत ही कम, इतने एम्पलीट्यूड का बहुत ही कम टाइम पीरियड में साइन कर्व बनाना है जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हाँ या ना? Yes, sir. तो यस एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ज्यादा 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 ज्यादा, कम 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 कम, ज्यादा 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 ज्यादा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आई बात? आपको आवाज कैसे सुनाई हाँ देगी? सर, समझ गए। आपको आवाज कैसे सुनाई देगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, पर एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, इस तरीके से। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. तो ये जो चीज है ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके इस असेसमेंट में जो आपने निकाला था फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड f1 माइनस f2 बाय 2, आपके इस असेसमेंट में मुझे बताइए जितनी देर में एम्पलीट्यूड का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक्चुअल एम्पलीट्यूड का कितना साइकिल कंप्लीट हो गया बताइए तो। मतलब एक्चुअली जो ये कर्व, ये पर्पल लाइन है, इसका एम्पलीट्यूड कितनी बार बढ़ के घट गया? 2 साइकिल कंप्लीट किए कि नहीं किए इसने? क्योंकि एक साइकिल तो इतना ही है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर डिक्रीज होना, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होकर डिक्रीज होना, हाँ या ना? यस सर तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी बार बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होकर डिक्रीज होना, जितनी देर में आपका एम्पलीट्यूड, ये वाला जो जो इक्वेशन था, ये एक बार एक साइकिल कंप्लीट करेगा, उतनी देर में ये पूरा कर्व 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, हाँ या ना? तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी डबल हो जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ समझने का कि ग्राफ बना के समझो, दूसरा तरीका मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में लिखाया ही नहीं एम्पलीट्यूड, मैंने क्या लिखाया? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी निकालोगे तो इसका स्क्वायर होगा, बोलो। अब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यस सर तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और जब स्क्वायर होता है तो फ्रीक्वेंसी डबल होती कि नहीं होती? बोलो। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? Yes, sir. सिंपली f1 माइनस f2। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कैसे ये डिराइव होके आ रहा है। एग्जैक्ट अगर नहीं पता हो तो आप हो सकता है डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट, इसी डेरिवेशन पे अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तब तो कर लोगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे डिराइव होके आ रहा है, और ये वाला कॉन्सेप्ट कि हाँ भैया बीट क्या है। सो बीट इज इंटरफेरेंस इन टाइम। ये आप अभी ऐसे ही लिख लीजिएगा, आधा समझ में आ रहा है, आधा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। जब क्लास 12th में आप इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो आपको ये लाइन एकदम रिवीजन करते हो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये होता है बीट, खत्म कर। ठीक है, वैसे अभी भी सोच सकते हो कि आपका जो स्टैंडिंग वेव जो बना था तो वो क्या था? इंटरफेरेंस इन स्पेस था, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एम्पलीट्यूड आ रहा था। यहाँ क्या अलग अलग टाइम पे अलग अलग एम्पलीट्यूड हो रहा है, तो उसी के लिए हम कह रहे हैं इंटरफेरेंस इन टाइम है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? सर आधा आधा। आ गया? ठीक है। बाउंसर। बाउंसर, ये देखो इस चीज के लिए मैं मान सकता हूँ बाउंसर चला गया, मैं इसमें अगर किसी का बाउंसर गया है, आई वोंट कंप्लेन फ्रॉम यू, मतलब कंप्लेंट हुई कि भैया ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये मुझे पता है, मेरे को भी अपने टाइम पे लगा क्या हो रहा है क्लास में, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। घर जाके मैंने कम से कम 5 बार पढ़ा कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, तब जाके क्लियर हुआ। मतलब मेरे को ये चीज समझने में पूरा 3-4 घंटा लग गया था कि आखिर हो क्या रहा है भैया, बता दो। मैं खुद से इक्वेशन लिखी, खुद से सब कुछ किया, अंत में इसको समझने के लिए बस बार बार याद करने की कोशिश करता रहा कि सर ने क्या सेंटेंसेस बोले थे। मुझे समझ में आया, लेकिन 3-4 घंटा लगा मेरे को समझने में। ठीक है, तो वो मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि ये क्यों नहीं समझ में आया, ये है डिफिकल्ट, समझने के लिए डिफिकल्ट है, पर इसके क्वेश्चन एकदम लल्लू है कि नहीं है?
क्लियर हो गया ये? तो ये आपका चैप्टर का थ्योरी यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है। साउंड में अभी एक पोर्शन बाकी है। बेसिकली मैं आपके वेव्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, स्ट्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट को मैं अलग मानता हूँ, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट अपने आप में एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, जिसका इन सब चीजों से कुछ खास रिश्ता नाता नहीं है, इक्वेशंस वगैरह से कोई खास रिश्ता नाता नहीं है, बस अपना अलग फॉर्मुला चलता है, अलग सब कुछ चलता है, तो उसको अलग ही चैप्टर मानता हूँ। हालांकि चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता है मेरा, बट मैं उसको अलग मानता हूँ, क्योंकि यार उस चक्कर में पता क्या लगता है कि अगर उसको अलग चैप्टर नहीं लोगे ना, तो रिवीजन करते हुए आपको जब चैप्टर्स रिवाइंड करोगे, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हाँ डॉपलर इफेक्ट नाम का भी कुछ पढ़ा था मैंने, ठीक है। मतलब जहाँ अगर आप मान लो बैठ के रिवाइज कर रहे हो कि मैंने क्लास 11 में ये पढ़ा, 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 इस चैप्टर में ये चीज पढ़ी, 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 अगर आप डॉपलर इफेक्ट मैं इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा दूंगा, आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ था। तो इसलिए मैं उसको अलग से पढ़ाता हूँ, और क्वेश्चंस उस पर काफी आते हैं डॉपलर इफेक्ट पे, ठीक है। सर तो सिलेबस में नहीं है सर। नहीं है, तो वो आखिरी चीज बची। बेटा मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं छोड़ा ना आपका। 11th क्लास का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ाया मैंने बेटा आपको, मैंने आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि जेई मेन ने या जेई एडवांस ने और मोस्ट प्रोबेबली नीट भी सिलेबस कम नहीं कर रहा है, पता है कि नहीं पता? यस सर। तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब सीबीएसई घटा दे तो हमको हमको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम से ऐसे भी क्या होता है ना? यस यस सर। बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कहीं एडमिशन होता नहीं है कॉलेज में आपका। अभी जब आप 7th पास करते हो तो किस लिए पास करते हो? 8th में एडमिशन हो। 8th पास करते हो किस लिए? 9th में आगे पढ़ने का मौका मिले। 10th में अच्छे नंबर क्यों चाहिए? 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, वहां अच्छी जगह एडमिशन मिले। 11th 12th पढ़ने का क्या मोटिव है अभी फिलहाल के लिए? अभी फिलहाल के लिए अगर आप सिर्फ एकेडमिक लाइन से सोच रहे हो तो, अलग दूसरे एजुकेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं अभी सिर्फ एकेडमिक लाइन से सोचो तो क्या मतलब है? ये अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, राइट। अब यस सर। बोर्ड से तो मिलना नहीं एडमिशन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा आज के डेट में क्या है? जेई। जेईज है, ठीक है ना। ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो है। हाँ बोर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। प्लस इवन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, दे लुक एट योर मार्क्स इन बोर्ड जस्ट टू सी कि ऐसा तो नहीं कि आपने बस एक साल महंगाई करी और आ गए। आप बचपन से कंसिस्टेंट हो कि नहीं है, मतलब लगातार पढ़ते हो रहे हो कि नहीं पढ़ते रहो, ये सब पूछ देखते हैं कुछ लोग। जैसे खासतौर से एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए, मान लो कोई किसी को एमबीए करने का मन हो आगे जाके, या कुछ और, मतलब होता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट उतना मेजर फर्क नहीं होता, ठीक है। तो बोर्ड को इग्नोर नहीं करना है, बट सिर्फ बोर्ड का करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े? चैप्टर तो खत्म हो गया और टाइम बचा 10 मिनट, थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लूं। वैसे कोई फायदा नहीं, डॉपलर इफेक्ट ऐसे भी 1.5 घंटे की एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी फालतू में शुरू करूंगा, नेक्स्ट क्लास में वो बेकार में टाइम मतलब वापस से रिवाइज कराऊंगा और फिर आपका क्लास जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं अगली क्लास में ही, मतलब अगली क्लास कल है ना कि परसों है? परसों है शायद, राइट। तो परसों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और हम लोग कुछ डिस्कशंस उसके बाद रख लेंगे एक आधे, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय, कॉपी कर लो जल्दी से। सर इस पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे? इस पे डेरिवेशन पे, उसमें फिर वापस हर बार पूरा डेरिवेशन आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कैसे? पहले आप इसमें अच्छे से, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए घर में। जो मैंने बोला 3-4 घंटे लगता है इसको समझने में, अगर आप वो समझ लोगे उसके बाद ही मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो वो भी समझ में आएगा नहीं। अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं समझ पा रहे हो तो वो जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उससे और कॉम्प्लेक्स आएगा ना, इससे इजी तो नहीं आएगा, राइट। सो पहले आप इसको पूरा लगाइए 2-3 घंटा 4 घंटा, जितने में देर में आपको समझ में आता है। उसके बाद मुझसे बोलिए इस पे क्वेश्चन करें, मैं कराऊंगा। मेरे दिमाग में है 2 क्वेश्चन, मेरे दिमाग में है 2 क्वेश्चन, पर मुझे मालूम है अभी करा के कोई फायदा नहीं है, उसको सिर्फ नुकसान है, सिर्फ आप डरोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोग इसको बोलते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, देन आई विल डू इट, नहीं तो फिर मैं नहीं कराऊंगा। डिस्कशन में के बाद भले ही करा सकता हूँ, डिस्कशन में आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय तब तक के लिए।